यूपी की राजनीति में जातीय सम्मेलनों की परंपरा बहुत पुरानी और गहरी जड़ें रखती है। हर चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक दलों से लेकर छोटे क्षेत्रीय दल तक अपने अपने प्रभाव वाले जातीय समूहों को साधने के लिए सम्मेलन और रैलियों का आयोजन करते रहे हैं। इन सम्मेलनों का मकसद केवल जनसंपर्क नहीं बल्कि अपनी सामाजिक आधारशिला को मजबूत करना और विरोधी दलों के खिलाफ संदेश देना होता है। इस बार जब सरकार ने जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया तो इसे केवल प्रशासनिक कदम न मानकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। सरकार का तर्क ये है कि जातीय सम्मेलनों के कारण समाज में विभाजन और तनाव पैदा होता है। प्रशासन के अनुसार ये आयोजन धीरे धीरे केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक स्वरूप ले लेते हैं, जिससे कई बार हिंसा या विवाद की स्थिति भी बनती है। चुनावी दृष्टि से देखें तो ऐसे आयोजन विभिन्न जातीय समूहों को अलग अलग राजनीतिक खेमों की ओर मोड़ने का काम भी करते हैं और यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने हमेशा इन्हें प्राथमिकता दी। सरकार का कहना है कि अब लोकतांत्रिक राजनीति केवल जातीय समीकरणों पर आधारित नहीं रह सकती, बल्कि इसे विकास, सुशासन और व्यापक सामाजिक हितों के मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ये रोक प्रशासनिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए है या फिर इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। समाजवादी पार्टी का उदाहरण सबसे पहले सामने आता है। ये पार्टी परंपरागत रूप से यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों पर आधारित राजनीति करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जब सरकार ने जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाई तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत अपनी गुर्जर चौपाल का नाम बदलकर पीडीए सम्मेलन कर दिया। ये एक संकेत है कि पार्टी केवल नाम बदलकर अपना संदेश देने से पीछे नहीं हटेगी। नवंबर में होने वाली गुर्जर रैली को भी अब पीडीए एकता रैली या इसी तरह का नया नाम देकर आयोजित करने की तैयारी है। यानी समाजवादी पार्टी इस रोक को अपनी रणनीति में बाधा नहीं बनने देना चाहती, इसके बजाय उसने इसे अवसर में बदलने का प्रयास किया है ताकि ये दिख सके कि उसकी राजनीति जाति विशेष के बजाय व्यापक सामाजिक गठजोड़ पर आधारित है। कांग्रेस ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया। पार्टी पासी सम्मेलन आयोजित करना चाहती थी, लेकिन रोक के बाद उसने इसे सामाजिक क्रांति सम्मेलन का नाम देने का निर्णय लिया। यह आयोजन महाराजा बिजली पासी जयंती के अवसर पर होगा। कांग्रेस का संदेश साफ है कि वह जातीय आधार की राजनीति को सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की भाषा में बदलकर प्रस्तुत करना चाहती है। इससे उसे ये भी लाभ मिल सकता है कि वह अपने कार्यक्रम को जातीय राजनीति का हिस्सा कहने के बजाय सामाजिक परिवर्तन का प्रयास बताकर व्यापक समर्थन जुटा सके। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जातीय सम्मेलन की जगह बहुजन सम्मेलन का नाम इस्तेमाल किया जाए। मायावती की राजनीति दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के गठजोड़ पर खड़ी रही है। ऐसे में उनके लिए जातीय सम्मेलन पर रोक बड़ी बाधा बन सकती थी, लेकिन बहुजन सम्मेलन का नाम देकर पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि वह केवल किसी जाति तक सीमित नहीं है बल्कि सभी वंचित वर्गों की राजनीति करती है। ये कदम पार्टी की उस रणनीति के अनुरूप है जिसमें वह खुद को समावेशी और व्यापक सामाजिक न्याय की ताकत के रूप में पेश करती है। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार का ये कदम केवल प्रशासनिक या फिर इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी छिपी है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये रोक सीधे तौर पर छोटे जातीय दलों को कमजोर कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और सपा पार्टी दो सबसे बड़े ध्रुव हैं। इनके बीच सत्ता की लड़ाई चलती रहती है। छोटे दल अक्सर किसी एक बड़े दल के साथ गठबंधन करके चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं। जातीय सम्मेलन इन छोटे दलों के लिए अपनी ताकत दिखाने और बड़े दलों के सामने अपनी राजनीतिक कीमत बढ़ाने का एक साधन हुआ करते थे। अब जब ये सम्मेलन नहीं होंगे तो ये छोटे दल अपनी ताकत को उतनी प्रभावी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इससे गठबंधन की राजनीति में उनका दबाव भी कम हो जाएगा और बड़े दलों के सामने उनकी सौदेबाजी की क्षमता भी घटेगी। दूसरी ओर बड़ी पार्टियों के लिए ये रोक उतनी घातक नहीं है। इसके पास व्यापक संगठनात्मक ढांचा और संसाधन है। वे केवल नाम बदलकर और कार्यक्रम की भाषा को बदलकर अपने संदेश को जनता तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि सपा
कांग्रेस और बसपा ने तेजी से अपनी योजनाओं में बदलाव किया। इससे ये संदेश भी गया कि बड़ी पार्टियां लचीली हैं और हालात के अनुसार अपनी रणनीति तुरंत बदल सकती हैं। सरकार के लिए ये कदम दोहरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक तरफ सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और जातीय विभाजन रोकने का संदेश देती है, जिससे वह ये दावा कर सके कि वह विकास और सुशासन की राजनीति करती है। दूसरी ओर इस कदम से छोटे जातीय दल कमजोर होते हैं और बड़ी पार्टियों के सामने उनकी सौदेबाजी की ताकत घटती है। इससे चुनाव में भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि भाजपा का संगठन पहले से ही मजबूत है और उसे जातीय सम्मेलनों पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। आम मतदाताओं के लिए ये रोक कितनी असरदार होगी, ये देखना बाकी है। ग्रामीण इलाकों में जातीय सम्मेलन केवल राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और पहचान का बड़ा माध्यम हुआ करते हैं। जब ये सम्मेलन नहीं होंगे तो लोगों को ये महसूस हो सकता है कि उनकी सामूहिक आवाज दबाई जा रही है। हालांकि बड़े दल इसे सामाजिक न्याय या एकता सम्मेलन का नाम देकर इस असंतोष को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटे दलों के समर्थक समुदायों में ये संदेश जा सकता है कि सरकार उनकी आवाज को दबा रही है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जातीय सम्मेलनों पर रोक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। बड़ी पार्टियों ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी रणनीति बदली और नए नामों से आयोजन जारी रखने का रास्ता खोल लिया। वहीं छोटे दल अभी भी संशय और असमंजस में हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सरकार का दावा है कि ये कदम सामाजिक सौहार्द और विकास आधारित राजनीति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें छोटे जातीय दल कमजोर होंगे और बड़े दलों को फायदा होगा। ये रोक केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में नए समीकरण करने की शुरुआत भी हो सकती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।